नमस्कार बच्चों। एक बार फिर एक नई क्लास के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों के पास मेरी? हाँ सर। चलो ठीक है। देखिए, हम हमारे लास्ट वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे, भारत को विविधताओं में एकता की भूमि क्यों कहा जाता है, उसके बारे में काफी लंबी सारी चर्चा हमारे पुराने वीडियो में हो चुकी थी। आज के इस वीडियो का जो हमारा टाइटल रहेगा वो भारत के भूआकृतिक प्रदेश का रहने वाला है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हर साल किसी न किसी रूप में इस अध्याय से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं या भू आकृति किसे कहा जाता है, और हमारे भारत की भौतिक स्थिति कैसी है। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी की बनावट सभी जगह समान नहीं मिलती। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले उच्चावचों के रूप में प्रथम श्रेणी के उच्चावच हमारे सामने आए थे, जिनको हम महाद्वीप और महासागरों के नाम से जानते हैं। इन महाद्वीप और महासागरों में एक समान दशाएं देखने को नहीं मिलती हैं। यदि आप महाद्वीपीय भागों की स्थिति को देखें, द्वीपीय भागों में भी कहीं समान क्षेत्र देखने को मिलते हैं तो कहीं ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भारत भौतिक ही जगह सम कर प्रादेशिक आधारिताओं जो भौगोलिक उत्तर से दक्षिण और से पश्चिम की सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। का मरुस्थली सर आवाज आपकी आधार पर हम भारतीय क्षेत्रों को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं।
अलग अलग भागों की भू-आकृति यहाँ देखने को मिलती है। एक ओर हिमालय जैसा नवीन वलित पर्वत पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण हुई है। वहीं दूसरी ओर भारत के दक्षिणी भाग में प्राचीन कालीन ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हुआ प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इन दोनों भागों के बीच में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, जो कचरा बहाकर लाया गया है, उस कचरे के जमने के कारण भारत के मध्यवर्ती मैदानी भाग में नदियों के द्वारा निर्मित किया गया विशाल मैदानी भाग हमें देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। तो भू-आकृति संबंधी जो दशाएं हैं वो हमारे पूरे भारत में सभी जगह समान नहीं मिलकर प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को प्रदर्शित करती हैं, और भिन्नताओं को प्रदर्शित करने के कारण ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भू आकृति संबंधी दशाएं देखने को मिलती हैं। यदि इन सभी दशाओं को आधार मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत को मुख्य रूप से निम्न भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग दशाएं देखने को मिल रही हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे संपूर्ण भारत को मुख्य रूप से 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो आपके सामने है। सबसे पहले आप देखेंगे पहला जो भाग है उसको हम उत्तर या उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, और इसी को विशाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा जो भाग है उसको उत्तरी भारत का मैदान कहा गया है, और इसे ही हम उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। यदि हम तीसरे भू आकृतिक प्रदेश की चर्चा करें तो उसे प्रायद्वीप का पठार कहा गया है, या फिर हम ऐसा कहें इसे दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। भारत के चौथे भू आकृतिक प्रदेश के रूप में हम भारत के पश्चिमी भाग में फैले हुए भारतीय मरुस्थल की चर्चा कर सकते हैं, जिसको थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बहुत इस तरह पता है भारत के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की स्थिति देखने को मिलती है। इसी कारण इन सागरीय क्षेत्रों के सहारे समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। भारत की मुख्य भूमि को छोड़कर भारत के सहारे फैले हुए जो समुद्र तटीय भाग हैं, उनमें बहुत सारे द्वीपों की स्थितियां भी हमें देखने को मिलती हैं। अनेक प्रकार के द्वीप इनमें पाए जाते हैं। इन द्वीपों को हम द्वीप समूह के रूप में शामिल करते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें मुख्य रूप से भारत में भू-आकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों को प्रदर्शित करती है। और आगे हम इन सभी भू-आकृतिक प्रदेशों की चर्चा करने वाले हैं। इन भू-आकृतिक प्रदेशों को आप भारत के इस मैप से भी समझ सकते हैं। पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बार बार वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है और हमारी क्लास मेरे हिसाब से सही से नहीं हो पा रही। पहले आपको आवाज संबंधी प्रॉब्लम थी, फिर अचानक वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे कि भू-आकृतिक आधार पर हमारे भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में, या जिसको हम कह सकते हैं विशाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में। उसके बाद में जो दूसरा भू-आकृतिक भाग आया उसको हमने कहा उत्तर का विशाल मैदान या मध्यवर्ती मैदानी भाग के रूप में। तीसरा जो भाग हमारे सामने निकल कर आया उसको हमने कहा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र या दक्कन का जो पठार था उसके रूप में हमारे सामने निकल के आया। चौथा जो भू-आकृतिक प्रदेश हमारे सामने निकल कर आया था उसको हमने कहा था समुद्र तटीय मैदानी भागों के रूप में। और पांचवा जो विशाल भू-आकृतिक प्रदेश हमारे सामने निकल के आया था उसको हमने कहा था पश्चिम का मरुस्थलीय भाग या थार का मरुस्थलीय क्षेत्र।
और छठा जो भू आकृतिक प्रदेश हमारे सामने निकल के आया था उसको हमने कहा था द्वीप समूह के रूप। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और वो 6 जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनको आप भारत के इस मैप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उन 6 भू आकृतिक प्रदेशों की जो स्थिति है उसको हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं जिसको मैं अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसे ही हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं या विशाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ है और आपको पूरा पता है कि भारत के उत्तर में भारत की जो सबसे पश्चिमी सीमा वहां से लेकर भारत की जो सबसे पूर्वी सीमा है वहां तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। ये विश्व के घुमावदार पर्वतों के रूप में शामिल किया जाने वाला भाग है। इसी कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। भारत के यदि दूसरे भू आकृतिक प्रदेश की हम चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो भू आकृतिक प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए आप, ये जो महान मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको हम भारतीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं, भारत के पश्चिमी भाग विशेष रूप से आप देख रहे हैं राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है और उत्तरी गुजरात है, हरियाणा का दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पश्चिमी जो पंजाब है, ये भारतीय महामरुस्थल के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो भारतीय महामरुस्थल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ कौन कौन सी दशाएं हमें देखने को मिलती हैं, इन सभी की चर्चा हम आगे जाके डिटेल से करेंगे। उससे पहले हम एक एक भू आकृतिक प्रदेश को समझते हैं। देखिए, आप यदि देख रहे हैं तो भारत के मध्यवर्ती भाग में जहां आप एक और भारत का भू आकृतिक प्रदेश देख रहे हैं जिसको उत्तरी मैदान के रूप में इंडिकेट किया गया है। उत्तरी मैदानी भाग जो है उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण में मिलने वाले प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के बीच में फैला हुआ मिलता है। इन दोनों ही भागों में यदि हम देखें तो उत्तर का विशाल मैदान हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति भारत के उत्तरी विशाल मैदानी भाग को प्रदर्शित कर रही है। इस उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं भारत के एक और भू आकृतिक प्रदेश की जिसको प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में जाना गया है, या हम ऐसा कहें कि भारत का एक ऐसा भाग जो दक्षिण में फैला हुआ है और उसे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में जानते हैं। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इन सभी की चर्चा जब हम पर्टिकुलर रूप से एक एक प्रदेश की चर्चा करेंगे उसमें देखने वाले हैं। भारत के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में हमें विशेष रूप से समुद्र तटीय मैदानों की स्थिति देखने को मिलती है और इन समुद्र तटीय मैदानों के रूप में हमें पूर्व की ओर भी समुद्र तटीय मैदान देखने को मिलते हैं और दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर भी हमें समुद्र तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। इन समुद्र तटीय मैदानी भागों की स्थिति को आप इस मैप से समझ सकते हैं जहां पर इन्हें प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भारत का दक्षिणी पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है और यहाँ ये जो भाग आप देख रहे हैं इधर की ओर, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा भाग दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के रूप में शामिल किया जाता है। तो भारत में जो समुद्र तटीय मैदान है वो भी मुख्य रूप से दो रूपों में देखने को मिलते हैं। एक तो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के सहारे फैले हुए समुद्र तटीय मैदानी भाग, दूसरा जो है पश्चिम की ओर अरब सागर के सहारे फैले हुए समुद्र तटीय मैदानी भागों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इनके विस्तार के बारे में, इनके निर्माण के बारे में और इनके जो दशा है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो बाद में करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, भारत का जो एक और भू आकृतिक प्रदेश बच गया या भू आकृतिक भाग जो बच गया उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यदि चर्चा की जाए, यहाँ देखिए
ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे द्वीपों के रूप में, और यहां से आप ये जो देख रहे हैं ये भारत के द्वीपीय भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमें देखने को मिलता है, और अरब सागरीय भाग में हमें लक्षद्वीप समूह देखने को मिलता है। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिनको हम प्रकीर्णित द्वीपों की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो इनके बारे में विस्तार से जो चर्चा की जाएगी वो हम बाद में करेंगे, जब हम एक प्रत्येक भू आकृति प्रदेश की डिटेल से चर्चा करेंगे तब इनकी चर्चा की जाएगी। अब आप देखिए इनके साथ साथ में इसके बीच में ये जो पूरा का पूरा एरिया बच गया है, इस पूरे एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि यहां से लेके ये पूरा जो भाग बचा हुआ है, इस पूरे भाग को हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने डार्क रूप में शेड डाली है। ये पूरा का पूरा जो भाग है ये भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है। भारत के मध्यवर्ती भाग से लेकर भारत के सबसे दक्षिणी भाग तक प्राचीन काल में ज्वालामुखी की प्रक्रिया से जो भाग निर्मित हुआ था, उस पूरे भाग को प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में जाना जाता है। और इसी भाग को हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, इसी को हम दक्षिण के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, और अलग अलग स्थितियों के रूप में हमने भारत के विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों की चर्चा की। अब सबसे पहले हम चलते हैं एक भारत के भू आकृतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, भारतीय महामरुस्थल की चर्चा करते हैं। देखिए भारत का जो महान मरुस्थलीय भाग है उसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, और थार का मरुस्थल जो है भारत के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। विशेष रूप से आप देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला से पश्चिम की ओर पूरा का पूरा जो मरुस्थल देखने को मिलता है उसी को हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इस थार के मरुस्थल की उत्पत्ति प्राचीन काल में संपन्न हुई विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण और कालांतर में जो तैतीस महासागर था उसके अवसादों से निर्मित मानी गई है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि पहले 33 भूसन्नति थी, और 33 भूसन्नति अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का महासागर था। उसमें लगातार कचरे का जमाव होता रहा। दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड रूपी भाग था वो उत्तर की ओर खिसका, और उत्तर की ओर खिसकने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो शेष कचरा बच गया, जो अवसाद बच गए, उसके रूप में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाती है। तो थार का मरुस्थल 33 महासागर के अवसादों के रूप में जाना जाता है, और विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार का मरुस्थल एक ऐसा भाग है जो विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल माना जाता है। देखिए विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं वो विरल मरुस्थलों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, वहां जनसंख्या न के बराबर मिलती है, जनसंख्या रहती ही नहीं है। लेकिन थार का मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और ये विश्व के सबसे आबाद मरुस्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया है, और जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी ये विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल है। तो इसका विस्तार जो देखने को मिलता है हमें वो विशेष रूप से भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, और राजस्थान के साथ साथ उत्तरी गुजरात है, दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है, ये राज्य थार के मरुस्थल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। थार के मरुस्थल में प्रादेशिक आधार पर अनेक प्रकार की भिन्नताएं मिलती हैं, और इन भिन्नताओं के कारण इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। थार के मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर माना गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला से पश्चिम की ओर फैले हुए राजस्थान के लगभग सभी जिले, जैसलमेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, उसके अलावा हम देखेंगे जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, सिरोही है, इन सभी जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार देखने को हमें मिलता है। संपूर्ण महान मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रादेशिक आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन भिन्नताओं के कारण इसे हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है इसके पूर्वी भाग की ओर और इसके पश्चिमी भाग में प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं, और उन भिन्नताओं के कारण इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक जिसको हम बोल सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, और दूसरा जिसको हम बोल सकते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, जिसको हम राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग कहते हैं,
और यहाँ पर जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशा हैं, वो प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाती है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो विशेष रूप से जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जोधपुर जिले की जो फलौदी तहसील है उससे पश्चिम का जो भाग है वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके विपरीत अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र उसके पूर्व की ओर फैले जिलों के रूप में शामिल किया जाता है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, पाली है, जालोर है और इसके अलावा जोधपुर जिले की जो फलौदी तहसील उससे पूर्व का जो भाग है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की ओर। राजस्थान के मरुस्थल का ऐसा भाग जहां वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है, वहां तापमान की अधिकता दर्ज की जाती है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण धरातल पर नमी का अभाव पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वनस्पति नहीं पाई जाती और केवल घास फूस की प्रधानता पाई जाती है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति अभाव के कारण हवाओं के द्वारा, जब हवाएं संचालित होती हैं तो उनके द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और मिट्टी के द्वारा इस प्रकार से स्थानांतरण होने की प्रक्रिया के कारण बालू के टीलों का निर्माण होता है। तो शुष्क मरुस्थलीय भाग वनस्पति विहीन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर की फलौदी तहसील से पश्चिम का जो भाग है वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहाँ जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, वार्षिक वर्षा का औसत कम होता जाता है और जैसलमेर के सबसे पश्चिमी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत घटकर 5 सेंटीमीटर से भी कम रह जाता है। इसी कारण जैसलमेर जिले का सबसे पश्चिमी भाग वनस्पति विहीन क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। पूरी तरह वनस्पति विहीन क्षेत्र सम नामक गांव की यदि हम चर्चा करें तो वनस्पति विहीन क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। इस शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हवाओं के द्वारा जो मिट्टी उड़ाई जाती है उसके आधार पर इसे पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र के रूप में और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के रूप में। बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मिट्टी के टीले पाए जाते हैं और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले हम चलते हैं बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र की ओर। देखिए, जैसलमेर जिले का जो सबसे पश्चिमी भाग वहां शुष्कता पाई जाती है, पानी का अभाव मिलता है, वनस्पति नहीं पाई जाती, नमी का अभाव मिलता है। ऐसी परिस्थिति में मिट्टी सूखी हुई होती है, भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया के कारण धरातल का विखंडन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी के कण जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के चलने के परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थिति में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ाया जाता है, ले जाया जाता है। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बन जाते हैं। इन मिट्टी के टीलों की प्रधानता वाले क्षेत्र को ही हम बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्रों में विशेष रूप से जैसलमेर भी शामिल है और बीकानेर भी शामिल किया गया। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पे विशेष रूप से क्लास में बहुत सारी परेशानी आने वाली, सब कुछ अभी होने वाला है। तो बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखने को मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। बालू के इस प्रकार के जो टीले पाए जाते हैं उनकी प्रधानता वाला क्षेत्र ही बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती है, थोड़ी बहुत जो वनस्पति मिलती है वो घासों के रूप में मिलती है। सेवण नामक घास है, धामण नामक घास है। ये घासें विशेष रूप से राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में ही देखने को मिलती है। वनस्पति अभाव की प्रक्रिया के कारण यहाँ पे जनसंख्या का बसाव और जीवों का जमाव भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहीं पर जो एक राजस्थान का जिसको आप राज्य पक्षी कह सकते हैं, गोडावण, वो इसी भाग में मिलता है। यहाँ जो घास पाई जाती है, सेवण नामक घास की प्रधानता वाला जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में, वहीं राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गोडावण है जैसलमेर जिले के अंदर ही पाए जाते हैं।
तो दूसरा जो भाग आ गया जिसको हम बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के रूप में। देखिए, शुष्क मरुस्थल का जो दक्षिणी पूर्वी भाग, विशेष रूप से हम चर्चा करें जैसलमेर जिले का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, उसमें जुरैसिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और जुरैसिक युग की चट्टानें मिलने के कारण जो भूभाग है, धरातल का जो संरचना है, वो चट्टानी पाई जाती है। चट्टानी संरचना होने के कारण यहाँ बालू की प्रधानता नहीं मिलती, अपितु चट्टानी पत्थरों की प्रधानता पाई जाती, कंकड़ों की प्रधानता पाई जाती। तो इस क्षेत्र में बालू का जो अभाव पाया जाता है, उसके कारण यहाँ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं होता। मृदा का स्थानांतरण नहीं होने के कारण यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं बनते, यानी मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते। और मिट्टी के टीलों के नहीं मिलने के कारण ही इस क्षेत्र को बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जैसलमेर और जैसलमेर का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, विशेष रूप से राजस्थान का और भारत के संदर्भ में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो चट्टानें पाई जाती है उनसे जल आंतरिक हो जाता है। इस पूरे भाग को लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। लाठी सीरीज वाला यदि भाग कहें तो जैसलमेर जिले का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसी को हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। और इसी भाग के अंदर कुछ पाताल दौड़ कुएं विकसित किए गए हैं जो वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध आपने देखा होगा चंदन नलकूप का, यदि आपने नाम सुना है, में पाया जाता है। इस चंदन नलकूप को थार का घड़ा भी कहते हैं। तो ये ठंडा पानी पाया जाता है, मीठा पानी पाया जाता है चंदन नलकूप के अंदर। तो ये दो भाग हैं जिसको हम शुष्क मरुस्थलीय भाग के रूप में जानते हैं। तो शुष्क मरुस्थलीय जो भाग था राजस्थान का या भारत के, उसको दो भागों में बांटा गया था, बालू का स्तूप प्रधान क्षेत्र के रूप में और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के रूप में, जिसकी हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए, भारतीय मरुस्थल का ऐसा भाग जहां वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है, उस पूरे क्षेत्र को अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिमी भाग से ही 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा पाई जाती है। काल्पनिक रेखा होती है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा का निर्धारण करती है। तो अरावली के पश्चिमी भाग से लेकर शुष्क मरुस्थलीय जो भाग है उसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है, जहां वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच हमें देखने को मिलता है, इस पूरे क्षेत्र में अर्धशुष्क दशाएं देखने को मिलती है। अर्धशुष्क दशाएं कौन कौन सी, उसकी चर्चा करें तो वार्षिक वर्षा का औसत तो 25 से 50 सेंटीमीटर हो गया। इसके अलावा जहां थोड़ी नमी पाई जाती है, नमी मिलने के कारण धरातल पर वनस्पति विकसित हो जाती है। तो कटीली झाड़ियां होती हैं या झाड़ियों के विभिन्न प्रकार जो देखने को मिलते हैं इस भाग में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अर्धशुष्क वनस्पति भी पाई जाती है और इस अर्धशुष्क वनस्पति को फिर हम स्टेपितुल्य वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा जो भाग है अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये हम देखिए कौन कौन जिलों में फैला हुआ। राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, नागौर है, पाली है, जालोर है, सिरोही है। इसके साथ साथ में जो जोधपुर जिले की फलौदी तहसील का पूर्व का भाग है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में नमी की थोड़ी प्रधानता मिलने के कारण वनस्पति का जो प्रारूप है वो घासों से बढ़कर कटीली झाड़ियों में पहुंच जाता है। तो कैर है, खैर है, कीकर है, बबूल है, खेजरी है, नागफनी है, झड़वेरी है। इसके अलावा जितनी भी कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये कांटेदार जो वनस्पतियां पाई जाती है इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरा का पूरा जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग है ये भी सभी जगह समान नहीं, इसमें भी प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग में एक और उत्तर में घग्गर का मैदान फैला हुआ मिलता है, वहीं दक्षिण में लूनी बेसिन फैला हुआ मिलता है। उत्तरी पूर्वी भाग की ओर शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, जबकि शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र और लूनी बेसिन के मध्य में नागौर उच्च भूमि क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग को भी अध्ययन की सुविधा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला घग्गर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, तीसरा नागौर उच्च भूमि क्षेत्र और चौथा
लूनी बेसिन क्षेत्र। तो आर्द्र शुष्क मरुस्थलीय भाग के 4 भाग जो बताए गए हैं, इनकी चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का ये जो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।